हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सबको पता है कि हमने गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक को पढ़ना स्टार्ट किए थे। आज ये दूसरा लेक्चर है। हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट करते हैं। ये गोविंद पांडे सरस्वती पांडे हिंदी साहित्य का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो CUT PG हो या नेट JRF हो, UGC नेट JRF या TGT PGT हो, उसके लिए ये रामबाण का काम करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आदिकाल से। आज कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल में संबंध हम देखेंगे आगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो वर्णित है उसको कि क्या बोले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कि प्राकृत में अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, इम्पोर्टेंट भी है, कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अवधारणा है, यानी कथन है। वो मानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है संवत 1050 से लेकर संवत 1350 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने असदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है यहाँ पे, इस कथन के अनुसार कहा है कि हमने वीरगाथा काल आदिकाल को क्या कहा। तो उन्होंने क्यों कहा? तो राजश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने अस्त्रदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों तथा गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा का नाम पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि अभ्रंश नाम पहले पाल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता ग्रहसेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि अभ्रंश नाम पहले पाल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। जो अभ्रंश नाम है वो सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता ग्रहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी का भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा श्रेणी प्रसूत अभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। के बारे में लिखा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों में है। इसके बाद में कुछ काव्य पंक्तियां दी हुई आप सभी लोग देख सकते हैं। काव्य पंक्तियां महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी लोग हम PDF डाल देंगे, पढ़ लेना सेम टू सेम। कि विद्यापति जी ने जैसे लिखा है, देसिल बयान सब जन मिठा तो जैसन जंपो अवट्ठा, विद्यापति का एक कथन है, वही विद्यापति। और इम्पोर्टेंट हम पढ़ जाते हैं जो मतलब आगामी परीक्षाओं में पूछा गया है। भल्ला हुआ जो मारिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमचंद जी का है। भल्ला हुआ जो मारिया हेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। और गंगा जमुना माझे बहाई रे नाई डोमिप्पा के द्वारा लिखा गया है। ये सब आप एक बार पढ़ने से नहीं होगा, बार बार जब आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अमीर खुसरो की एक पहेलियाँ है, एक थार मोती से भरा, अमीर खुसरो की पहेलियाँ है। ये सब इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोग एक बार इसको पढ़ जरूर लेना। जो हल मिसकी मकून तगा फुल दुराए नयन बजाए बतिया, अमीर खुसरो की है। ये सब आप सभी लोग पढ़ लेना। हम महत्वपूर्ण तथ्यों को केवल पढ़ेंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य आ गया है, इसको हम पढ़ते हैं। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। जो कवि विद्यापति है उन्होंने 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देश भाषा। पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल की देश भाषा का प्रयोग किसने किया है? विद्यापति जी ने किया है। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है।
गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है? प्राकृत का बोध होता है। दोहा या दोहा कहने से या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भी तीसरी सती भरत मुनि विक्रम संवत की तीसरी सती ने नाट्यशास्त्र में अभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। नाट्यशास्त्र में जो भरत मुनि है दूसरी सती में इनका जन्म हुआ है। नाट्यशास्त्र में अभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा का ही कहा है। आगे हम देखेंगे अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से ही माना जाता है। जो अभ्रंश या प्राकृताभास से हिंदी की रचनाएं हैं वो विक्रम की 7वीं शताब्दी से ही माना जाता है। और जैसा आप सबको पता है 84 सिद्ध होते हैं, ये 84 सिद्धों का नाम दिया हुआ है। आप सब लोग इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। सबसे पहले हैं लुइपा और सबसे आखिरी लास्ट में आते हैं लास्ट में जो है सबसे ये दो इम्पोर्टेंट है कि भालिपा यानी ब्राह्मण थे ये। और सिद्धों में सबसे पुराने जो है वो सरोज वज्र नाम है। सिद्धों में सबसे पुराने सराह यानी सरोज वज्र भी नाम है इनका, सराह है, इम्पोर्टेंट है। महासुखवात का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। महासुखवात का प्रवर्तन कहाँ हुआ? वज्रयान की शाखा में हुआ। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ का जो नाथ पंथ है, नाथों की संख्या कितनी है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। गोरखनाथ ने इनका जो ग्रंथ था उसका प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपुताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या 9 माना गया है, जो इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलिया अर्जुन। ये इतने नवनाथ में आते हैं। अभ्रंश साहित्य हम देखेंगे। अभ्रंश साहित्य अब इसको कल दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे। आज हमने क्या देखा? आदिकाल को देखा, पूरा आदिकाल समाप्त हो चुका है। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट।